यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आज ही ऑर्डर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष यूपीएससी की परीक्षा कंडक्ट की गई है, तो उसमें जो उनका कंपल्सरी हिंदी का प्रश्न पत्र था किस प्रकार आया था और क्या क्या उसमें आपसे प्रश्न पूछे गए थे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों मैं आपको आज एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल्ड वे में बताऊंगी कि कौन कौन से जो प्रश्न थे वो आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में आपसे पूछे गए थे। कहीं ना कहीं यह उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है जो अगले वर्ष या आगामी वर्षों में इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर को अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। तो जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं दोस्तों वो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे। यदि किसी प्रश्न विशेष में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है वहां इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित शब्द संख्या की तुलना में काफी लंबा या छोटा है तो अंकों की कटौती की जा सकती है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा गया हो उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो दी गई है। अब आते हैं हम हमारे पहले प्रश्न पर, जो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है बच्चों में कुपोषण की समस्या, दूसरा है वैश्विक शांति की चुनौतियां, तीसरा मातृभाषा और प्राथमिक शिक्षा, चौथा किराए की कोख की सामाजिक स्वीकृति। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको 600 शब्दों में इसका अनुच्छेद लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है और इसके जो मार्क्स है वो हैं 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको पूरा जो गद्यांश है वो पढ़कर बता देती हूँ और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वाला जो प्रश्न है आपका 60 अंकों का होगा। तो हमारा जो गद्यांश है वह कुछ इस प्रकार है। प्राचीन भारत में राजतंत्र का इतना प्रभाव था कि राजा को राज्य की आत्मा कहा गया। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राजा प्रजा के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि है ताकि प्रजा उसकी सहायता से अपनी दुखी जीवन से छुटकारा पा सके। राजा विहीन समाज का जीवन कष्टपूर्ण होता है। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने राजा या राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर अनेक विचार प्रस्तुत किए हैं। उनको विभिन्न सिद्धांतों के रूप में निर्धारित किया गया है, जैसे दैवीय सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आदि। कौटिल्य ने राज्य को मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण, आवश्यक और कल्याणकारी संस्था माना है। उन्होंने राजा की उत्पत्ति की कर्मबद्ध विवेचना नहीं की, लेकिन उनके अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है कि जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उसी तरह प्राचीन काल में बनवाल लोग
निर्बल लोगों को सताते थे। इस अन्याय यानी जंगल राज से प्रजा पीड़ित थी। पीड़ित प्रजा ने मिलकर एक समर्थ व्यक्ति को अपना राजा नियुक्त किया। उन्होंने राजा को कृषि उपज का 6वां भाग और व्यापार की आय का 10वां भाग देने का निश्चय किया। इसके बदले राजा ने प्रजा के कल्याण का दायित्व अपने ऊपर लिया। जो लोग राजा द्वारा की गई व्यवस्था को नहीं मानते थे, उन्हें वह दंड देता था। राजा को इंद्र और यम के समान प्रजा का रक्षक और कृपा करने वाला माना गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा की आज्ञा का पालन न करना अथवा उसका अपमान करना निषिद्ध है। अगले पृष्ठ पर आए। जिस समाज में राजा द्वारा प्रजा को रक्षण प्रदान किया जाता है, वहां लोग निर्भय होकर घर के दरवाजे खोलकर विचरण करते हैं। जब राजा रक्षा करता है तो स्त्रियां अकेली ही आभूषण पहनकर मार्ग में विचरण कर सकती हैं। राजा द्वारा रक्षित समाज में मानवता का साम्राज्य होता है। ऐसे राज्य में सब प्रकार की उन्नति होती है। अन्य प्राचीन ग्रंथों के साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस सत्य को प्रतिपादित किया गया है। पहले राजा का पद अस्थिर और शक्तियां नियंत्रित थी, मगर उत्तर वैदिक काल में राज्यों का आकार ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों राजा के अधिकार एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती गई। प्रजा की रक्षा की अपेक्षा राजा की रक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। राजपद की प्रतिष्ठा के अनुरूप राजा का वैभव, शान शौकत और दिखावा बढ़ गया। शुक्र नीति में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, राजा और राज्य की प्राचीन अवधारणा क्या है। दूसरा प्रश्न, मत्स्य न्याय को अन्याय कहने का क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न, राजा और प्रजा के आपसी संबंधों का आधार क्या है। चौथा प्रश्न, मानवता का साम्राज्य से क्या अभिप्राय है। पांचवा, उत्तर वैदिक काल में प्रजा की स्थिति में क्या बदलाव हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। इसका शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेपण अपने शब्दों में ही लिखिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो यह प्रश्न है वो कुल मिलाकर 60 अंकों का है। तो हमारा जो अनुच्छेद है वह कुछ इस प्रकार है। राजा राममोहन राय के क्रियाकलापों के विरोधी भारतीय व्यापारियों ने ब्रह्म समाज के प्रभाव को खत्म करने के लिए 1830 ईस्वी में एक धर्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। इसी समय में हेनरी डिरोजियो ने आधुनिक ढंग के एक शैक्षिक संगठन हिंदू कॉलेज में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। यह संघ परंपरागत रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरोध में अन्य ऐसे संगठनों से अधिक दृढ़ था। इस संघ से ही युवा बंगाल की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा तंग करने के कारण जब यह संगठन विघटित हो गया तो इसके भूतपूर्व सदस्य ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गए। राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद से इस समाज का नेतृत्व एक प्रमुख बंगाली व्यापारी द्वारका नाथ ठाकुर के हाथ में था। 19वीं शताब्दी के चौथे और 5वें दशकों के दौरान बंगाल में ज्ञान प्रसार और ऐसे ही अन्य लक्ष्यों के संवर्धक सामाजिक संगठन एक के बाद एक प्रकट हुए। अतः अंत में 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नामक एक परिपक्व राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन कायम किया गया। इस तरह की घटनाएं बंबई में भी देखी जा सकती थी। देश के इस भाग में ऐसे आंदोलनों के प्रमुख नेता धनी और सुसम्मानित पारसी थे जो औपनिवेशिक शासन के साथ सहयोग कर रहे थे, और युवा उदयमान महाराष्ट्रीय बुद्धिजीवी थे जो यूरोपीय पद्धति पर संचालित स्थानीय शैक्षणिक संस्था एल्फिंसन कॉलेज से जुड़े हुए थे। इन बुद्धिजीवियों में प्रमुख थे बाल शास्त्री जाम्बेकर, जिन्होंने अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक बंबई दर्पण की स्थापना की, जो अपने देश के प्रशासन में भारतीयों को हिस्सा लेने देने के लिए वकालत करता था तथा औपनिवेशिक कर एवं शुल्क नीतियों की आलोचना करता था। रामकृष्ण विश्वनाथ, जिन्होंने मराठी में भारत के इतिहास पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने भारत में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की। हालांकि उनका विचार था कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है बशर्ते कि प्रबुद्ध अंग्रेजों और भारतीयों के बीच घनिष्ठ संपर्क हो। गोपाल हरि देशमुख, जो पूना के प्रभाकर में लोकहितवादी के उपनाम से भी लिखते थे, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के अपहरण के कारणों का विश्लेषण किया, जो उनकी राय में पुरानी सामंती प्रथाओं का पालन और अभिजात वर्ग तथा भारतीय जनता को एक दूसरे से पृथक करने वाली खाई थी।
1852 में स्थापित बम्बई एसोसिएशन में तब फूट पड़ गई जब युवा छात्रों ने सभी भारतीयों के लिए अंग्रेजों के समान अधिकारों की मांग की और नरमपंथी उच्च वर्गीय व्यापारी इसमें अलग हो गए। अकेले मद्रास एसोसिएशन ने ही भारतीय जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करने के प्रश्न को उठाया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की चार्टर का फिर पुनरीक्षण हो रहा था, इसलिए तीनों एसोसिएशनों ने भारत में औपनिवेशिक शासन के अन्यायों के बारे में लंदन में संसद को याचिकाएं भेजी। तो इस पद्यांश को आपको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफली अपने शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, जो आपका कुल मिलाकर 20 अंकों का है। तो हमारा गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। प्रत्येक देश के इतिहास पर उसके भूगोल का प्रभाव पड़ता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, उसकी सभ्यता युग युगांतरों से स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही है। उत्तरी पर्वतों की भयंकर रुकावटों और दक्षिण के समुद्रों के कारण भारत शेष विश्व में प्राय पृथक रहा। फलस्वरूप उस पर अधिक विदेशी प्रभाव नहीं पड़ सका। हिमालय पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1600 मील लंबी और 50 मील चौड़ी एक दोहरी दीवार है। पूर्व में पत्तकोई, नागा और लुशाई की पहाड़ियां और उनके घने जंगल आने जाने में बाधा डालते हैं। पश्चिमी छोर पर कुछ दर्रे अवश्य हैं, जैसे खैबर और बोलन के, जहां से होकर विदेशी आते थे। दक्षिण की ओर शताब्दियों तक समुद्र भारत में आसानी से आने जाने में रुकावट डालता रहा, किंतु बाद में नौविद्या क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। फिर तो यह समुद्र व्यापार के लिए सुगम मार्ग ही बन गया। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली लोग सबसे पहले समुद्री रास्तों से भारत आए। उसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आए। यह सभी बहुत समय तक भारत में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आपस में संघर्ष करते रहे। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत की भौगोलिक पृथकता के कारण यहाँ की सभ्यता पर अधिक विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो आपका कुल मिलाकर 20 अंकों का है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes when we step out from the old to the new. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance. It means the ending of disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion for free India where all her children may dwell. It is the fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the east. A new hope comes into being. May the star never set and that hope never be betrayed. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जो आपका कुल मिलाकर 10 अंकों का है। पहला है आँख खुलना, दूसरा आकाश चूमना, तीसरा पानी में आग लगाना, चौथा टेढ़ी खीर, पांचवा धोखे की टट्टी। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला, पक्षी अंडे देता है, दूसरा यह लड़का गाने वाला है, तीसरा मरते क्या नहीं करते, चौथा घोड़ा लंगड़ाते हुए भागा, पांचवा जहां अभी जंगल है यहां कभी नदी थी। अगला है, इसमें निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। अक्षर, लहर, दर्पण, आभूषण, बाल। नेक्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ एवं अंतर स्पष्ट हो जाए। पहला, पास, पाश, दूसरा दिन, दीन, तीसरा प्रसाद, प्रासाद, चौथा पानी, पानी, पांचवा शंकर, संकर। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।